खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली में आज ओबीसी रिजर्वेशन के मामले पर जमकर हंगामा देखने को मिला। स्पीकर भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी करने के पादाश में 12 बीजेपी के अरकान असेंबली को बर्खास्त कर दिया गया। इन पर स्पीकर के साथ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने का इल्जाम है। वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बीजेपी के किसी भी लीडर के साथ कोई भी बदसलूकी या नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे, इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया। उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सब ने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ने सुनी है किसने गाली दी है, और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष चेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़े हुए हैं। वसीम, ये बताएं कि 12 अभी जो लीडरान हैं उनको बर्खास्त किया गया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज का दिन काफ़ी हंगामा भरा रहा। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बयानबाजी दोनों तरफ से चली और 12 बीजेपी के विधायकों को निलंबित किया गया, उनमें से एक निलंबित विधायक हमारे साथ है पराग अलवानी जी। हम उनसे बात करते। सर, 12 लोगों को विधायकों को निलंबित किया गया, ये आरोप लगाया गया कि आप लोगों ने धक्का मुक्की की, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। इस तरह के आरोप लगे, 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। जी, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का निर्णय आज लिया गया। एक तो जो वर्णन किया गया कि ऐसे हुआ, गाली गलौज हुई, तो मुझे जब पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो मैं सबको यही बता रहा हूँ कि कम से कम मैं ये बता नहीं पाऊँगा कि क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत समय तक तो अध्यक्ष जी के केबिन के बाहर था। तो मैं जब अंदर गया हूँ तो मेरे समक्ष तो कोई गाली गलौज नहीं हुई है। मेरे सामने निश्चित रूप में ऐसी कोई गाली गलौज नहीं हुई थी। उल्टा सामने से बिगड़ा हुआ मूड था और चिल्ला रहे थे। और उसी के बीच हमारे नेता देवेंद्र जी ने भी हमको बताया कि नहीं, सब लोग बाहर जाओ। और इनफैक्ट मेरे पीछे से जो विधायक आ रहे थे, मैं उनको बता रहा था कि भाई बाहर चलिए। देवेंद्र जी खुद सबको बाहर, कुछ लोग नहीं जा रहे थे तो ज़बरदस्ती बाहर कर रहे थे। तो ये लिस्ट जिसने किसने बनाई, इधर उसको कुछ गलतफहमी हुई होगी कि अरे वो आवाज़ पराग का था, या जो पहचान के नाम थे कौन कौन थे वहाँ पर, तो सबका ले लिया। मैं केबिन के बाहर बहुत देर तक था, केबिन के अंदर भी था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई गैरवर्तन किया। और इसीलिए और जो एपिसोड की बात करते हैं तो गाली दी, तो मेरे समक्ष में तो नहीं दी है। यानी इसका मतलब है कि अगर दी है तो पहले ही दी है, तो इसने दी है कि सामने वाले ने दी है, ये भी मुझे मालूम नहीं। केबिन में कौन कौन था उस वक्त? कि देवेंद्र जी ने कहा कि शिवसेना के भी विधायक वहाँ पे मौजूद थे, तो किस तरह की आपकी बहसबाजी हुई क्या वहाँ पे? वेरी फ्रैंकली, जब मैं अंदर जा रहा था तब ऑलरेडी सबको बाहर जाने को बताया जा रहा था। इसके लिए मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि अंदर कौन कौन है, क्या है, कौन क्या कर रहा है। तो भास्कर जी थे, स्वयं सुनील प्रभु जी थे, देवेंद्र जी थे, दादा थे। तो हम ऑब्वियसली नेताओं की तरफ देखते हैं, और जब वो बोलते हैं कि नहीं सब लोग बाहर जाओ, तो मैं कुछ समय तक अंदर था और
जो बात बोली जा रही है उसमें कोई हरकत, और मैंने 6 साल में मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई आवाज़ चढ़ा के अंदर बात किया है, या हमने आंदोलन भी किया है पिछले 1.5 साल में तो फिर भी कोई गलत घोषणा दी है, वो मेरा स्वभाव भी नहीं है। और अध्यक्ष जी के केबिन में ऐसा होता भी नहीं है, तो मैंने देखा भी नहीं, ये एकदम गलत लिस्ट बनी है। मैं ये समझता हूँ कि एक आंदोलन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, विशेष करके ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को लेके। आज वही बात के ऊपर अधिवेशन के अंदर भी मुद्दा था, और उसी बात को लेकर के अनबन थी, तो अध्यक्ष जी के केबिन में गए और वहाँ पर ये सारा हुआ है। तो मैं तो कॉलेज जीवन से कार्यकर्ता रहा हूँ, तो लाठियाँ तब भी खाई है, आंदोलन किया तो लाठी पड़ती थी। इस बार ऐसे समझता हूँ क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। 1 साल के लिए निलंबित कर दिया, आपके साथ 11 लोग और हैं, तो क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं मेरा व्यक्तिगत बात बताता हूँ, मैं विधायक हूँ तो फिर भी कार्यकर्ता हूँ, और विधायक नहीं हूँ तो फिर भी कार्यकर्ता हूँ। लेकिन एक बात निश्चित है कि मेरे वोटर का आवाज़ विधानसभा तक आना आवश्यक है, और इसलिए ये जनता का भी नुकसान, मेरे नुकसान के माध्यम से ये मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का नुकसान होगा कि उनका आवाज़ मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। अर्थात इसके लिए अलग आयुध अब बाकी नेताओं को विनती करनी पड़ेगी कि भाई हमारे ये विषय को उठाओ आप, और नहीं तो हम जनता के बीच में लोगों के पास ये विषय तो लेकर जाएंगे। हर विषय लोगों में तो हम निश्चित रूप से बोल ही सकते हैं। ये दिन पराग अलवानी जी जो एक निलंबित विधायकों में से एक थे, इनका साफ तौर पे ये कहना था कि उस दौरान जब भीड़ थी अध्यक्ष केबिन तक पहुंचे, बहुत सारे ऐसे विधायक उन्हें पता भी नहीं था कि अंदर किस तरह से बयानबाजी चल रही है और कौन कौन है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक अफसोसजनक है, इस तरह उनका मानना है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से जो बीजेपी के लीडर्स हैं इस पूरे मामले को आगे लेके जाते हैं। एक मैसेज लेकिन जरूर देने की कोशिश यहाँ पे की गई है, खास करके ओबीसी समाज को लेकर, जिस तरह से पूरे आरक्षण को लेकर जिस तरह से पूरी बहसबाजी हुई विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। जी बिल्कुल, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि शिवसेना और बीजेपी के बीच अंदरखानी बातचीत की खबर गर्म है। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद मामला रियासत की सियासत में बाज़गश्त कर रहा है, चार जानिब से बयानबाजी हो रही है। इसी बीच बीजेपी की रियासती अखाई के सदर चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि फडणवीस का बयान दुरुस्त है, लेकिन उनके बयान का ये मतलब कतई नहीं कि पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर हुकूमत साजी करने जा रही है। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात एक बार फिर सुर्खियों में है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां 62 साल के शख्स को हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। काजिम अहमद को ज़दकोब किया गया, यहां तक कि उनके कपड़े तक उतार दिए गए। हुजूमी तशद्दुद का ये वाक़या नोएडा के सेक्टर 33 का है। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की। वाज़ेह हो कि काजिम अहमद अलीगढ़ के रहने वाले थे और वहीं की ओर जा रहे थे। इसी दौरान काजिम अहमद के साथ हुजूम तशद्दुद का वाक़या पेश आया। आपको बता दें कि हाल ही में RSS चीफ मोहन भागवत ने हुजूम तशद्दुद के खिलाफ बयान भी दिया था। कल नोएडा के सेक्टर 37 में मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई और कुछ लोगों ने 62 साला काजिम साहब को बहुत मारा। हमारे साथ काजिम साहब मौजूद हैं। काजिम साहब, कैसे हुआ, क्या वक्त था और ये कैसे पूरी घटना हुई? जी, मैं 7 बजे घर से निकला। मेरी भांजी की अलीगढ़ शादी थी कल, तो मैं उस जगह जा रहा था और मैं 3 व्हीलर से वहाँ से सेक्टर 37 पहुँचा। वहाँ मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, अलीगढ़ वाली का। वहाँ आगरे की बसें थीं, मैं बस का इंतज़ार कर रहा तो एक गाड़ी सफ़ेद कलर की आके मेरे सामने रुकी। उसने मुझे खिड़की खोल के इशारा करा, बुलाया। मैं गया, मुझसे बोले वो शख्स के आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मैं अलीगढ़ जाऊँगा। कि बैठो। मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई कितने पैसे, पहले पैसे बताओ कि जो लगते हों वो दे देना। मैं अंदर बैठा पिछली सीट पे। अब मैंने जब देखा
तो वो मुझे कोई सवारी नज़र नहीं आई, सिर्फ बदमाशी, मतलब ये कि ऐसी दिखाई दिए मुझे कि मुझे घबराहट, मुझे समझने में कोई टाइम नहीं लगा। तो फिर उन लोगों ने मारपीट आपसे कब शुरू की? मारपीट जब शुरू करी जबकि मैं खिड़की खुली हुई थी और मैं निकलना चाह रहा, उनने खट दे सी खिड़की बंद कर दी। और फिर जो पिटाई मेरी शुरू करी है उन्होंने, सेक्टर 37 से ही पिटाई शुरू कर दी और धीरे धीरे गाड़ी चलाई उन्होंने, बहुत धीरे धीरे। तो ये कितनी देर तक आपको मारते रहे और कहाँ कहाँ मारा? 15 कम से कम 15 मिनट। ड्राइवर ने कहा कि पेचकस मारो, इसकी आंखें फोड़ो। निशान चेहरे पे आपके कैसा है ये? जी ये मेरे पेचकस लगा हुआ है। अच्छा। और घूंसे मारे यूँ करके सब मेरे सिर में, मेरे सीने की तो जब ये सब घटना हो गई तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो आप क्या पुलिस के पास गए? मैं गया था, वहाँ से मैं सेक्टर 37 ही आया, बैटरी रिक्शे में बैठ के। आगे से पैदल चला, वहाँ से कुछ बैटरी रिक्शे में बैठ के मैं वहाँ पहुँचा। तो उन्होंने बस नाम और पता मालूम करा, पीछे ही सेक्टर 37 के पीछे ही है चौकी। उन्होंने बस क्या नाम है आपका, मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद में मैंने अपनी वल्दियत उन्होंने मालूम करी, मैंने वल्दियत बताई। लेकिन मैंने कहा भाई, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी मेरी तरफ। तो अब क्या इस मामले में आप, जैसे आप MLC भी कराने गए थे, हालांकि पुलिस ने नहीं कराई है, तो क्या आप इस मामले में अब कार्रवाई के लिए FIR करवाएंगे? हाँ बिल्कुल करवाऊँगा, बिल्कुल इसमें करवाऊँगा मैं FIR। ये वो पूरा मामला है जो आप सुन रहे थे, और किस तरीके से ये नफ़रत पर मबनी जो क्राइम हुआ है, देखना ही होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जो खबर मरकजी काबीना के ताल्लुक से है। मरकजी काबीना में जल्द ही हो सकता है रद्दोबदल। अगले चंद दिनों में PM मोदी काबीना में रद्दोबदल कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। 2019 के बाद पहली बार हो रहा है रद्दोबदल। PM मोदी की काबीना में अभी 53 वजीर है, काबीना में 81 वजीर हो सकते हैं। अभी 2 दर्जन से जायद ओहदे खाली हैं। कई वज़रा को कई वजारतों का चार्ज मिला हुआ है। आपको मरकजी काबीना में रद्दोबदल करने के ताल्लुक से इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि अगले चंद दिनों में PM मोदी की काबीना में रद्दोबदल मुमकिन होना है। 2019 के बाद पहली बार ये हो रहा है और PM मोदी काबीना में अभी 53 वजीर है। काबीना में 81 वजीर हो सकते हैं। अभी 2 दर्जन से जायद ओहदे खाली है। कई वज़रा को कई वजारतों का चार्ज भी मिला है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, जल्द लौटे। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मोहन भागवत के बयान पर BSP सुप्रीमो मायावती ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोहन भागवत का बयान गले से उतरने वाला नहीं है। साथ ही कहा कि RSS और BJP के गुफ्तार और किरदार में फर्क है। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत का बयान ऐसा ही है जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी हो। प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का DNA एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है, वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि RSS व BJP एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साथ ही RSS प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
दिल्ली में वाक़ फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम का कहना है कि पहले भी मोहन भागवत के बयान आ चुके हैं, लेकिन हुजूमी तशद्दुद पर लगाम नहीं लगा है। मुफ्ती मुकर्रम ने सवाल किया कि आखिर वो लोग कौन हैं जो गौ रक्षक के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। दरअसल मुल्क में कानून का राज होना चाहिए। जी का ऐसा ही बयान पहले भी आ चुका है, लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि लिंचिंग बंद नहीं हो रही। आज इशू यह है कि हम सब लोगों को मिलके मॉब लिंचिंग को और जो धर्म स्थानों पर जो अटैक हो रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत है, उनको निंदा करने की ज़रूरत है। भागवत जी ने जो कहा है वो अलग बात है कि भाई कोई भी हिंदुत्व या कोई भी सच्चा हिंदू ये नहीं कह सकता मुसलमानों को, ये अलग बात है। लेकिन वो लोग कौन हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं जो मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, मस्जिदों के मीनार तोड़ रहे हैं और कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं बीफ के नाम पर और सीधे साधे लोगों को अटैक कर रहे हैं। तो हमें ऐसे काम को करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारा कानून का राज बने और मॉब लिंचिंग ख़त्म हो। भागवत जी एक बड़ी शख्सियत है, एक अच्छी कम्युनिटी उनको मानती है, तो हम उनसे यही अपील करेंगे कि लिंचिंग को किसी भी तरह से बंद कराया जाए। और जब ये हिंदुत्व का इशू ही नहीं है तो जो लोग इसको कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाएं, यही हमारी कामना है। मानसून इजलास के इख्तिताम तक पार्लियामेंट के बाहर किसान एहतजाज करेंगे। अपोजिशन पार्टियों को भी किसानों ने इंतबाह किया है कि या तो पार्लियामेंट में किसानों की आज़ाद 28 या फिर इस्तीफा दे दे। हर रोज 200 किसान पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। वाज़ेह हो कि ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसान 7 महीनों से ज़ायद एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली की सरहदों में किसान डटे हुए हैं। मरकज और किसान के बीच कई मरतबा बातचीत भी हुई, लेकिन बेनतीजा ही साबित हुई। आपको बता दें कि 19 जुलाई से मानसून इजलास का आगाज होने जा रहा है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल में फी लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। गुज़श्ता 3 महीनों से कई मरतबा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। बढ़ती कीमतों के बाद राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 111 रुपये फी लीटर, जबकि मध्य प्रदेश के अनूपपुर और रेवा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये के पार हो गई है। महाराष्ट्र के परभनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपये हो चुकी है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 108 रुपये 16 पैसे और डीजल फी लीटर 98 रुपये 13 पैसे हो गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 64 पैसे हो गई है। पहले मैं 300 रुपये का पेट्रोल डलवा, वैसे मैं लिमिटेड पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं फुल नहीं कराता, ठीक है। तो फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द प्राइसेस फिर से, और वरना पता नहीं क्या ही होगा, कोई गाड़ियाँ नहीं लेगा फिर इसके बाद। आई थिंक सब इलेक्ट्रिक कार्स पे आना पड़ेगा हमें। कमाई का 70% तो तेल में ही चला जाता है, बाकी खर्चे और कैसे करेंगे। 100 रुपये लीटर बताओ कितना बढ़ता, 50, 60, 70, 80, 90 सीधा 100 पहुँच गया, क्या करेंगे। जब मैंने बाइक ली थी तब 64 रुपये था, जब मैंने जॉब चालू करी थी, आज 99 पहुँच गया। तो सब चीज़ में बजट खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों की पढ़ाई में, फीस में, सब में मतलब बढ़ा दिया है रेट वगैरह सब में। अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। हुजूमी तशद्दुद पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा कि उन मुजरिमों को गाय और भैंस के माबेन फ़र्क नहीं मालूम होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, इखलाक, पहलू, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी है। ये नफरत हिंदुता की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुता सरकार की पुश्त पनाही हासिल है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि मरकजी वजीर के हाथ अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है और इखलाक के कातिल की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों की हिमायत में महापंचायत बुलाई जाती है, जबकि तीसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि तशद्दुद और कत्ल करना
गॉडसे की हिंदुत्व की सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी फिक्र और नजरिया का खासा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। मॉब लिंचिंग को लेकर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, कल भागवत जी ने बहुत कुछ कहा कि हिंदुत्व के खिलाफ है जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, लेकिन अवैसी जी को उस पर एतराज़ है। देखिए, पहली बात एक बात समझिए कि संघ के विचार जो अभी हैं वही हमेशा रहे हैं और देश को लेकर के, समाज को लेकर इसी विचारों के साथ संघ आगे बढ़ रहा है। लेकिन संघ के विचारों पर विरोधियों के दुष्प्रचार अब तक हावी रहते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि संघ के प्रमुख लोगों द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में जो सार्वजनिक रूप से संघ के विचार सामने आते हैं, वो निश्चित तौर से ऐसी जो गुमराह करने वाला गैंग था उसकी कलई खोल रहा है, उनमें हताशा निराशा पैदा कर रहा है, उनमें बौखलाहट पैदा कर रहा है। और जो अपनी रोज़ी रोटी बना रखा था, जिन्होंने संघ बैशिंग को लेकर के, संघ को गाली देना उनकी रोज़ी रोटी बन गई थी, वो आज देश जो है वो एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों की दिक्कत केवल ये है कि कैसे नफ़रत का माहौल खड़ा करो। मोहन जी ने जो कहा वो स्पष्ट तौर से, साफ तरीके से देश के बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक सद्भाव और सौहार्द के बारे में, समावेशी विकास के बारे में सभी मुद्दे रखे उन्होंने। जिस तरीके से भागवत जी ने कल कहा कि आपको अब खुद को हिंदू कहने में अगर दिक्कत है तो भारतीय कहिए, और इस्लाम खतरे में है, इसके आप जो इसका जो एक चक्रव्यूह है उसमें मत फंसिए। मैंने इसीलिए तो कहा ना कि संघ के विचार हमेशा ऐसे ही रहे हैं, लेकिन विरोधियों के दुष्प्रचार जो है वो नए नए रूप, नए नए रंग, नए नए पैतरों के साथ दिखाई पड़ते रहे। तो इसलिए जो है वो आज जो है उनके दुष्प्रचार पर संघ के विचार हावी हो रहे हैं और उस सच्चाई को लोग समझ रहे हैं। वैसे जी तो ट्वीट कर रहे हैं, कह कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।